मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कि हिंदी में कहते हैं प्ररोशीर्ष विभाज्योतक। जो एपिकल मेरिस्टम है या शीर्षक विभाज्योतक, इनके बारे में 19वीं शताब्दी के अंदर जो रिसर्चर थे उन्होंने काफ़ी खोज की और उनके पास ये समस्या आई कि हम कैसे पता लगाएं कि ये जो शीर्ष है इसमें कौन सी प्रारंभिक कोशिकाएं हैं, कितनी होती है और कैसे हम उनका पता लगाएं। तो उसके आधार पर शुरुआत में जो सिद्धांत आए, जैसे कि हिस्टोजन थियरी ऑफ आइंस्टीन, उसके बाद में आई जैसे एपिकल सेल थियरी ऑफ नागेली। ये जो टर्म है एपिकल मेरिस्टम, ये रेफर्स करती है especially to the initial cells and their undifferentiated derivatives. एपिकल मेरिस्टम क्या है? एपिकल मेरिस्टम, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक, इससे का जो ये बना होता है आरंभिक कोशिकाओं और उनसे निकलने वाले जो कोशिकाएं होती है, जो कि उनमें विभेदन नहीं किया जाता, उससे बनी होती है। The term shoot apex is invariably used as synonymous of shoot apical meristem. तो जो शूट जो प्ररोशीर्ष है वह प्ररोशीर्ष विभाज्योतक के पर्यायवाची के रूप में हम प्रयुक्त करते हैं। और ये जो शूट एपिकल मेरिस्टम होता है, ये उसके जो शीर्ष आती है, जो प्ररोशीर्ष होता है, उसके अंतिम कोने में होता है। और जो भी शाखाएं होती है उन पे भी जो प्ररोशीर्ष होता है, इसके एकदम अंतिम सिरे पे ये होते हैं। और ये अपने इनके आकार में बहुत सारी विविधताएं देखी जा सकती हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं कि ये प्ररोशीर्ष, इसका एकदम जो अंतिम कोना है वहां पे ये है एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है। तो ये देखिए, ये है एपिकल मेरिस्टम और ये है इसकी ये जो है प्राइमोर्डिया है, लीफ प्राइमोर्डिया। तो जो लास्ट जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, जो नई, उसके एकदम अंतिम सिरे पे जो गुंबददार हिस्सा होता है आकार में, उसे हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, डिस्टल रीजन of the shoot apex, which is known as the apical meristem. Punctum vegetationis. Wolf in 1759 discovered that the new leaves and tissues of the stems arises in the very apex of the stem. He termed this region the punctum vegetationis. तो इन्होंने जो सबसे पहले, जो अगर हम शूट अपेक्स की बात करते हैं, तो उन्होंने देखा कि जो शूट अपेक्स का जो हिस्सा है वहां से नई पत्तियां और नई कोशिकाएं निकल रही हैं। तो उन्होंने इसके लिए शूट अपेक्स के लिए उन्होंने पंक्टम वेजिटेशनिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया। और लेटर टर्म शूट अपेक्स, उसके बाद में हमने इसके लिए शूट अपेक्स का टर्म का इस्तेमाल किया ऐसे हिस्से के लिए जहां से कि पत्तियां निकल रही और नए टिश्यूज बन रहे हैं। Today the term shoot apex and root apex are invariably used respectively as synonymous of shoot and root apical meristem. अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हम लोग जो प्ररोशीर्ष है और जो मूल शीर्ष है, उसके लिए हम लोग ये पर्यायवाची है प्ररोशीर्ष विभाज्योतक के और मूल शीर्ष विभाज्योतक के पर्यायवाची हैं। ये से प्ररोशीर्ष और मूल शीर्ष। तो यहाँ पे जो लीफ प्राइमोर्डिया निकलते हैं उनके डिस्टल हिस्से पे ये शूट एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है।
जैसे कि हम हिंदी में लीफ प्राइमोर्डिया को बोलते हैं पर्ण आद्यक। तो जब ये जो पर्ण आद्यक है ये निकलना स्टार्ट होता है और उसके बीच का जो उसके अंतरिम हिस्से में जो गुंबददार हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टम। शूट अपेक्स प्रॉपर और शूट एपिकल मेरिस्टम is considered as a terminal part of the shoot immediately above the uppermost leaf primordia। जो uppermost leaf primordia था उसके जो उसके ऊपर जो मतलब जो हिस्सा होता है एकदम टर्मिनल हिस्सा होता है उसके बाद का जो वो कहलाता है शूट एपिकल मेरिस्टम। There are great differences in the shape and size of the shoot apices or stem among the spermatophytes। तो अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करते हैं तो उसमें हम लोगों को बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं उसका जो आकार और माप में। द अपेक्स इज अ नैरो कॉन विथ अ राउंडेड टिप। तो अगर हम शेप की बात करते हैं तो एक नैरो कॉन नुमा जो गुंबददार कोन के रूप में इसका जो टिप होता है वो कैसा था गोलाकार गुंबद के रूप में दिखाई देता है एनाकैरिस और माइरोफिलम एंड इन सम ग्रासेस। जो अवतल सतह दिखाई देती है हमें ड्रेमिस एंड हिबिस्कस सीरियसकस में। तो शूट एपिकल मेरिस्टम है it widens before the initiation of each leaf and after the appearance of the leaf primordium it again becomes narrow। This phenomenon is rhythmic and recurs with the initiation of each leaf or pair of leaf। तो जैसे ही एक नव जो पर्ण आद्यक का निकलना स्टार्ट होता है तो ये जो एपिकल मेरिस्टम है उसका क्षेत्र बढ़ जाता है और जैसे वो निकल जाती है लीफ उसके बाद में ये सिकुड़ जाता है। तो स्मिथ ने जो रिथमिक चेंज होते हैं इसके लिए इन्होंने जो टर्म इस्तेमाल की थी मिनिमल एंड मैक्सिमल एरियाज ऑफ द अपेक्स और इसने उसके लिए प्लास्टोक्रम शब्द का इस्तेमाल किया था। The period between the successive initiation of two leaves or two pair of leaves is termed plastochrone by Smith 1924। शूट एपिकल मेरिस्टम। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है स्टेम है इसका शीर्ष जो प्ररो शीर्ष है यहाँ पे कुछ पत्तियां निकल रही। तो इसका अगर हम लोग एलएस काटते हैं तो उसमें भी इस तरह से ये हिस्सा दिखाई देगा और यहाँ पे ये है एपिकल मेरिस्टम और ये साथ में लीफ प्राइमोर्डियम दिखाई। साइड में ये बर्ड्स हैं लीफ की इनिशिएशन की बर्ड्स हैं। तो ये इसके बाद में जो आंतरिक हिस्सा होता है जो बाहरी क्षेत्र दिख रहा है ऊपर का हिस्सा वो कहलाता है एपिकल मेरिस्टम। शूट एपिकल मेरिस्टम की अगर हम आकार की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स में जो शूट अपाइसिस होती है सेम वो छोटी होती है आकार में। द मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर इज टेकन द विड्थ ऑफ द अपेक्स इमीडिएटली अबाउ द यंगेस्ट प्राइमोर्डिया। तो जो नव जो होती है पर्ण आद्यक होती है उसका जो व्यास होता है उसको हम इसके मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो डायमीटर पाया गया एंजियोस्पर्म्स के अंदर वो पाया गया है बिटवीन 90 माइक्रोमीटर एंड 130 से लेकर 200 माइक्रोन। मैंने डाइकोटिलिडनस बनाना प्लांट के अंदर बड़ा होता है 280 माइक्रोमीटर एंड पाल्मे एंड निम्फिया में 500 माइक्रोमीटर। ये अलग अलग जो एंजियोस्पर्म्स में है उनमें सेम का साइज अलग अलग पाया गया है। शूट एपिकल मेरिस्टम है तो ये देखिए किस तरह से ये अरेंजमेंट होता है लीव्स के बीच में जो प्राइमोर्डियम है लीफ प्राइमोर्डियम उसके बीच में शूट एपिकल मेरिस्टम ढका हुआ होता है उसके अंदर। अब जैसे अगर एम्ब्रियो है कोई भी है एम्ब्रियो है तो उससे अगर जो एडल्ट प्लांट बनता है तो ये एम्ब्रियोस के बीच में ये जो हिस्सा है ये कहलाता है सेम। ये देखिए ये इसका एम्ब्रियो वाला हिस्सा ये सीडलिंग वाला है और ये एडल्ट प्लांट है। यहाँ पे ये सेम होता है और यहाँ पे इसमें आप देखिए इसमें जो प्लांट है इसके यहाँ ऊपर सेम और नीचे रैम वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। तो एम्ब्रियो में इस तरह से दो रीजन्स हमें दिखाई देंगे अपर जो होगा जिससे कि
प्ररोढ़ शीर्ष बनेगी, प्ररोढ़ शीर्ष विभजक बनेगा, वो कहलाएगा शूट एपिकल मेरिस्टम, और जिससे मूल जो बनेगी शीर्ष बनेगा वहां पे क्या होगा, रूट एपिकल मेरिस्टम वाला हिस्सा दिखाई देगा। तो जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उससे जो तना है या जो प्ररो है पादप की उसका निर्माण होता है, और जो रूट एपिकल मेरिस्टम है उससे जड़ें या मूल का निर्माण होता है। शूट एपिकल मेरिस्टम की अगर हम साइज की बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, द अपाइसेस और सैम ऑफ द कॉनिफर्स आर कॉन शेप and fairly narrow. The apices in ginkgo and cycas are 3 to 8 times as wide as they are high. तो साइकस रिवोल्यूटा है उसमें जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उसका साइज था 3.5 mm और 3300 माइक्रोन मीटर, सबसे बड़ा माना जाता है ये शूट एपिकल मेरिस्टम प्लांट्स के अंदर साइकस रिवोल्यूटा का। टेरिडोफाइट्स में अगर हम शूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो देयर आर वन और मोर इनिशियल्स विच कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नेबरिंग सेल। तो जो टेरिडोफाइट्स है उसके अंदर जो शूट एपिकल इनिशियल्स है उनको अलग, जो नेबरिंग सेल है आसपास की जो कोशिका है उनसे हम आराम से उनको में अंतर कर सकते हैं। तो इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती है टेरिडोफाइट्स के अंदर। जब प्ररोढ़ शीर्ष होती है किसी में तो एक प्ररोढ़ शीर्ष होता है और कहीं में एक से अधिक होते हैं। तो जिनमें एक होती है उसको कहते हैं एपिकल सेल या शीर्षत कोशिका, और जिसमें ज्यादा होंगी तो इस तरह से एक ही आरंभिका होती है तो हम कहते हैं उसको एपिकल सेल। द सिंगल एपिकल सेल इज यूजुअली टेट्राहेड्रल इन शेप होती है, चतुष्फलकीय होती है आकार में, और इसका जो बेस होता है वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड होता है। ये देखिए आप, ये एपिकल सेल एक कोशिका है, ये डायरेक्टेड है नीचे की तरफ। इस टाइप का जो शूट एपिकल मेरिस्टम में पाया जाता है इक्विसिटम और साइलोटेल्स में। द सिंगल एपिकल सेल डिवाइड्स इन सच अ मैनर दैट द न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड ऑन ऑल इट्स साइड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ द अपेक्स। तो उसके जो सरफेस है उसके अलावा जो अदर साइड्स उनमें उसका कोशिकाओं का विभाजन होता है। जबकि जो एपिकल इनिशियल्स हैं जो कि जिनमें की दो और मोर कोशिकाओं से जिनमें शूट एपिकल मेरिस्टम का निर्माण होता है, तो दूसरे पादप उनमें इसकी बेसिस पे जो नागेली ने दी थी एपिकल सेल थियरी दी थी, जो कि ओनली एप्लीकेबल है टू क्रिप्टोगेम्स, और हायर प्लांट्स में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो नागेली ने जो एपिकल सेल थियरी दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो एपिकल सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द शूट एपिकल मेरिस्टम। तो इनका शीर्षक कोशिका ही है जो कि है प्ररोढ़ शीर्ष विभजक की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है, और उसी से उसका पादप का निर्माण होता है। अगर जैसे मैंने बताया कि जो एपिकल इनिशियल्स ज्यादा होंगे तो उनको कह लेंगे एपिकल इनिशियल्स। कुछ टेरिडोफाइट्स में ये 4 साइडेड होते हैं, ये देखिए, और तो इनमें 3 साइड से उसका जो डिवीजन होगा, न्यू सेल्स बनेंगे 3 साइड से, ऊपर की सेल्स, और जो 3 साइडेड है इसके एग्जांपल है वाटर फर्न्स, एग्जांपल सैल्विनिया एंड एजोला, एंड समटाइम्स इन सेलेजिनेला they are only 3 sided. The new cells are produced on 2 sides. Shoot apical meristums in gymnosperms. It was believed that the tissue of the shoot apex of spermatophyte was a primordial meristem consisting of undifferentiated cells which are morphologically equal. तो पहले जो सिद्धांत है कि जो टिश्यू होता है शूट अपेक्स स्पर्मेटोफाइटा का एक प्राइमोर्डियल मेरिस्टम है, इसको प्रोमेरिस्टम कहते हैं। ये कंसिस्ट होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली, जो कि मॉर्फोलॉजिकली इक्वल होता है। लेकिन जो साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन कॉन्सेप्ट आया ऑन द शूट अपाइसिस ने इस थियोरी को डिस्प्रूव किया, उन्होंने इसको नहीं माना, और हैंड उन्होंने दिखाया
It is possible to distinguish in these meristems a complicated arrangement of group of cells which are characterized by the following. तो उन्होंने कहा कि कोशिकाओं में अंतर देखा गया, जो विभाजित कोशिकाएं हैं, प्ररोढ़ शीर्ष जो विभाजित कोशिकाएं हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल्स में अंतर दिखाई दिया, जो कि है किस किस बेस पे दिखाई दिया, द साइज ऑफ द सेल एंड द न्यूक्लियस, जो कोशिकाओं का आकार है और उसमें जो केंद्रक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग, अभिरंजन, जो अलग अलग अभिरंजन दिखाई दिया, द रिलेटिव थिकनेस ऑफ द सेल वॉल्स, जो सेल वॉल है उसकी कोशिकाओं के जो सेल वॉल उसके थिकनेस में अंतर दिखाई दिया, एंड द फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन ऑफ द सेल डिवीजन, की जो सेल डिवीजन है उसका क्या तो ओरिएंटेशन है और क्या फ्रीक्वेंसी है, उसके आधार पर उनको साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन में बांटा गया। फॉस्टर ने 1939 proposed a cytohistological zonation concept for this group of plants. इन्होंने ये दिया कॉन्सेप्ट जिम्नोस्पर्म्स के लिए, और इन्होंने जो शूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्ररोढ़ शीर्ष का जो संगठन है उसको उन्होंने गिमको बाइलॉब के हिसाब से इन्होंने 4 हिस्सों में उसको बांटा, जो कि है एपिकल इनिशियल ग्रुप, सेंट्रल मदर सेल, रिब मेरिस्टम और पेरिफेरल मेरिस्टम। ये एपिकल इनिशियल ग्रुप ऊपर का हिस्सा है, सेंट्रल मदर सेल्स उसके, जिसको कि हम बोलते हैं केंद्रीय कोशिका, केंद्रीय मातृ कोशिका, एपिकल इनिशियल ग्रुप, शीर्षत आरंभिक कोशिका का समूह, और रिब मेरिस्टम पट्टी विभजोतक, और पेरिफेरल मेरिस्टम। पॉपम ने 1952 के अंदर 3 principal types of gymnosperms can be distinguished on the basis of the structure of shoot apex. उसका जो प्ररोढ़ शीर्ष का जो संगठन है उसके आधार पर उन्होंने 3 टाइप के जिम्नोस्पर्म को 3 भागों में बांटा, जो उनके शूट अपेक्स में जो अंतर दिखाई दिए उनकी कोशिकाओं में। तो जो साइकस टाइप के जो जिम्नोस्पर्म है उनमें जो जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल है वो नहीं दिखाई दिया, उसमें वो उसका अभाव था। तो ऐसे जिम्नोस्पर्म को उन्होंने साइकस में रखा जिनमें कि जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल्स का नहीं पाया गया। उसमें इसके अलावा जो हिस्से दिखाई दिए वो है सरफेस मेरिस्टम, जिसमें कि एंटीक्लिनल, पेरिक्लिनल एंड डायगोनल डिवीजन होता है, मतलब अपनतिक, परिनतिक और तिर्यक विभाजन होता है उनको। जो सरफेस मेरिस्टम है, जो ऊपरी जो त्वचाजन जो विभाजोतक है उसको उन्होंने, उसमें ये जोन होता है, ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, हैव बीन द सेल्स ऑफ दिस जोन्स आर नॉट इन एफिरेंस एंड एपिकल इनिशियल्स have been distinguished in the center of this zone, give rise to epidermis and all other apical meristem zones. तो इसके बीच में उन्होंने एक हिस्सा देखा जिसको एपिकल इनिशियल्स कहा, इन द सेंटर ऑफ दिस जोन्स, और उससे हमें जो एपिडर्मिस है, बाहरी त्वचा है, और एपिकल जो मेरिस्टेमेटिक जोन्स उनका निर्माण इससे होता है। तो ये साइकस टाइप है जिसमें कि आप देखिए ऊपर सरफेस मेरिस्टम है, उसके अलावा जो साइकस टाइप में है वो हमें मिलता है रिब मेरिस्टम और फ्लैंक मेरिस्टम। इसमें जो सेंट्रल मदर सेल जोन है उसका अभाव होता है इस टाइप के जिम्नोस्पर्म्स में। फिर ये जो है साइकस टाइप है, उसमें जो हिस्से हैं रिब मेरिस्टम से जो कि सेंट्रल रीजन ऑफ द अपेक्स बिलो सरफेस लेयर के बीच में नीचे होता है। In this zone, vertical rows of cells are present. The cells at the base of this rows divide periclinally. जो cells होते हैं इस रो के वो डिवाइड होते हैं periclinally, anticlinally and diagonally, and they are usually large and contain large vacuoles. इसकी जो कोशिकाएं होती है आकार में बड़ी होती हैं और उसमें वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। और इन साइकस रेवोल्यूटा द पिथ डेवलप फ्रॉम दिस रीजन। तो साइकस रेवोल्यूटा में जो मज्जा का निर्माण होता है वो इसे रिब मेरिस्टम की कोशिकाओं से ही होता है।
The peripheral meristem, which enlarges by the additions of cells from the surface layer and from the periphery of the rib meristem. ये जो पेरिफेरल मेरिस्टम है, इसमें जो कोशिकाएं होता है वो सरफेस लेयर भी देता है, उसको से भी इसमें एडिशन होता है कुछ कोशिकाओं का, और कुछ का रिब मेरिस्टम से भी होता है। इस जोन की जो कोशिकाएं होती है वो आकार में छोटी होती है and they are generally elongated. In Cycas revoluta, the cortex, the procambium, जैसे वलकुट है या प्राकेदा है, ये सब लीफ प्राइमोडिया जो है पर्ण आद्य, इनका डेवलपमेंट किससे होता है? इस जोन से होता है, पेरिफेरल मेरिस्टम जोन से। सेम इन जिम्नोस्पर्म्स, तो इसमें जो दूसरे टाइप का है वो है गिंको टाइप का, जो कि उन्होंने बताया है, जिसमें कि जो शूट एपिकल मेरिस्टम का जो अरेंजमेंट है वो सेकंड टाइप का होता है। इसमें जो मेरिस्टमेटिक जोन पाए गए वो सरफेस मेरिस्टम, जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल्स, द रिब मेरिस्टम, द पेरिफेरल मेरिस्टम एंड कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन। तो इसमें ये जो दो हिस्से हैं, द जोन ऑफ सेंट्रल मदर सेल एंड द कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन, ये साइकस में थे जो कि इसी में पाए गए हैं। और ये जोन फॉर्म्स अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द सेंट्रल मदर सेल्स एंड द रिब एंड फ्लैग मेरिस्टम एंड इट कैरेक्ट, इसको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन को? बाय इसमें सेल जो कोश का विभाजन होता है बहुत ही तेज गति से होता है। एंड द कैम्बियम लाइक द कॉर्टेक्स, लीफ प्राइमोडिया, प्रोकैम्बियम एंड इन सर्टेन प्लांट्स, Microcycus, Jamia, the outer region of pit develops from this region, गिंको बाइलोबा में, और जैमिया स्पीशीज, तो ये सारे इसके उदाहरण हैं जिनमें कि ये रीजन पाया जाता है। ये गिंको टाइप का, जिसमें आप देखिए 5 रीजन है, सेंट्रल मदर सेल, ये कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन है, ये रिब मेरिस्टम है, ये फ्लैंक मेरिस्टम, और ये सरफेस मेरिस्टम। थर्ड टाइप का जो मेरिस्टम, शूट एपिकल मेरिस्टम पाया जाता है जिम्नोस्पर्म, वो है क्रिप्टोमीरिया एबिस टाइप। उसमें 4 मेरिस्टमेटिक जोन्स होते हैं। द कैम्बियन लाइक ट्रांजिशन जोन इसमें एब्सेंट होता है, और जो रिमेनिंग जोन जैसे कि गिंको बाइलोबा में है सेंट्रल मदर सेल, रिब मेरिस्टम, फ्लैग मेरिस्टम एंड सरफेस मेरिस्टम, वो चारों इसमें प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट ट्रांजिशनल जोन के। उसमें सारे चारों जोन जो गिंगो में पाया जाता है वो सारे होते हैं, लेकिन सिर्फ ट्रांजिशन जोन इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए इसको इन्होंने अलग ग्रुप में रखा जिसको नाम दिया क्रिप्टोमेरिया एबिस टाइप। तो इस तरह से अगर हम जो साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन की बात करते हैं तो पोपम इनको 3 हिस्से पे डिवाइड किया इनकी संगठन के आधार पर। सेम ऑफ एंजियोस्पर्म्स, at the beginning of the cytohistological research on the apices of plants, the histogen theory of Hanston was put forward. 3 zones can be distinguished in the shoot apex of angiosperm. सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो उसके अंदर जो हिस्टोजन थियरी आई थी हैंस्टन की, जिन्होंने कहा, इन्होंने जो शूट एपिकल मेरिस्टम है उसको इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया, जो है डर्मेटोजन, प्लूरोम और पेरिब्लेम। तो डर्मेटोजन को त्वचाजन भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, प्लूरोम को यह इसको जो है इससे कि संवहन जन, और जो पेरिब्लेम है इसको वलकुट जन नाम देते हैं हिंदी के अंदर। तो डर्मेटोजन से इसको कि त्वचाजन बोलते हैं, उससे आउटर एपिडर्मिस का डेवलपमेंट होता है। प्लूरोम जो कि सेंट्रल जोन है, विच कंसिस्ट ऑफ इरेगुलरली अरेंज सेल्स, इट फॉर्म सेंट्रल सिलेंडर में संवहन तंत्र का इससे निर्माण होता है प्लूरोम से। और पेरिब्लेम्स इन दोनों के बीच का हिस्सा होता है डर्मेटोजन और प्लूरोम के, और इससे जो वलकुट होता है और जो लीफ जो पत्तियां का निर्माण इस हिस्से से होता है। इस थियरी को काफी समय तक माना गया, लेकिन बाद में जैसे जैसे नई नई डिस्कवरीज होती गई तो इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया।
तो ये हिस्टोजन थियरी ऑफ एंस्टाइन है, तो जिसका ये आप डायग्राम में देखिए, ये है इसका डर्मेटोजन वाला हिस्सा, जैसे कि बाहरी एपिडर्मिस बनती है। ये प्लूरोम है जिससे संवहन तंत्र बनता है यहाँ पे कोशिकाओं का, और एक हिस्सा ये कोशिकाओं से पेरिप्लेम का निर्माण होता है। फिर ट्यूनिका एंड कॉर्पस थियरी दी स्मिथ ने 1924 के अंदर। तो जो ट्यूनिका है, जो शूट एपिकल मेरिस्टम में दो हिस्से पाए गए। बाहरी जो आउटर जो सेल, जो आउटर लेयर्स हैं उनको कहा गया ट्यूनिका, और जो इनर लेयर्स हैं उनको कहा गया, इनर को कहा गया कॉर्पस। तो जो ट्यूनिका जो लेयर थी बाहर शूट एपिकल मेरिस्टम, उसमें इन्होंने जो आधार दिया वो था प्लेन ऑफ सेल डिवीजन। तो इसके आधार पर इन्होंने बताया कि जो ट्यूनिका है वो उसमें प्रिंसिपली एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, और कॉर्पस का जो डिवीजन होता है वो ऑल डायरेक्शंस में होता है। तो ट्यूनिका theory is very adaptable today, it is generally accepted in literature। लेकिन अगर हम बात करते हैं मोनोकोटलिडन्स की, तो काफ़ी सारे जो पादप हैं उनमें 1 से लेकर 10 तक की ट्यूनिका की लेयर्स पाई गई, और जो मोनोकोटलिडन्स है उसके अंदर among the monocotyledons which is a contradiction of the original definition of tunica, उसके अंदर मोनोकोटलिडन्स में एंटीक्लिनल अपनतिक विभाजन के अलावा पेरिक्लिनल डिवीजन मतलब पनतिक विभाजन भी देखा गया कोशिकाओं के अंदर। तो जो स्मिथ ने कहा था कि इनके अंदर सिर्फ अपनतिक विभाजन ही होता है, जबकि जो मोनोकोटलिडन्स में परिणतिक विभाजन भी देखा गया। तो ये जो कोशिका है, तो इसके हिसाब से इनमें मतभेद कॉन्ट्राडिक्शन पाया गया ट्यूनिका कॉर्पस थियरी के अंदर। तो ये अगर हम देखते हैं तो जो ऊपर की लेयर है जिनमें एंटीक्लिनल डिवीजन हो रहा है उसको कहलाया इन्होंने ट्यूनिका, और अंदर वाला जो हिस्सा है जिसमें कि डिवीजन सभी दिशाओं में हो रहा है, ये देखिए, इसको नाम दिया कॉर्पस। फिर मेंटल कोर हाइपोथेसिस, यदि पोपम एंड चैन 1950 के अंदर इन्होंने एक नया टर्म इस्तेमाल किया, मेंटल, फॉर द आउटर लेयर्स ऑफ अपेक्स which can be distinguished histologically from the inner cell mass, the core। उन्होंने दो हिस्से बताए, शूट एपिकल मेरिस्टम, बाहरी हिस्से को नाम दिया मेंटल, अंदर वाला नाम दिया कोर, विदाउट टेकिंग इनटू द प्लेन्स ऑफ डिवीजन। तो इन्होंने जो प्लेन्स ऑफ डिवीजन क्राइटेरिया नहीं बनाया, और इन्होंने कहा कि जो मेंटल है उसमें दोनों तरह की कोई भी डिवीजन हो सकता है, और अंदर में भी कोई डिवीजन हो सकता है। द फ्रेंच बॉटनिस्ट Plantfall in 1947 and Bouvet in 1955, इन्होंने जो थियरी दी वो कहलाई मेरिस्टम डी अटेंटे थियरी। मेरिस्टम डी अटेंटे थियरी के अंदर जो सेल्स इन दिस जोन इन अ रिलेटिवली क्विसेंट स्टेट ड्यूरिंग द वेजिटेटिव फेज एंड बिकम वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। तो इसमें जो मेरिस्टम डी अटेंटे में जो सेल्स होते हैं उनको क्विसेंट स्टेट का नाम दिया उन्होंने, कि यहाँ पे जो कोशिका है वो वेट करती है, और जैसे ही वेजिटेटिव स्टेज में जैसे रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है तो वो एक्टिव हो जाती है। एन्यूइनिशियल द पेरिफेरल एक्टिव जोन, उन्होंने एन्यूइनिशियल नाम दिया, और मेरिस्टम मेडुलर, मेडुलरी मेरिस्टम, और द जो सेंट्रल पिथ वाला जो हिस्सा था उसको उन्होंने दिया मेरिस्टम मेडुलर नाम दिया। This theory becomes controversial mainly because it considered meristem de attente as a waiting meristem, which were previously regarded as apical initial। तो उन्होंने इसको कहा कि जो मेरिस्टम डी अटेंटेड है वो वेटिंग मेरिस्टम है, जबकि और जो ट्यूनिका कॉर्पस थियरी में उन्होंने एपिकल इनिशियल्स नाम दिया, और वहाँ पे इसको जो एक्टिविटी है वो नोट की गई, तो इस इनके कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर दिया गया। Cytohistological zonation, Popham in 1952, as similar to gymnosperms in angiosperm, some cytohistological zonations were also seen. Cytologically, two zones can be distinguished in tunica, कि जो ट्यूनिका उसमें दो जोन्स देखे गए। वन जोन इज द सेंट्रल एपिकल जोन कंसिस्टिंग ऑफ वन और फ्यू इनिशियल्स
which are usually larger and have larger nuclei and vacuoles than the other tunica cells and which are lightly stemmed. तो ट्यूनिका स्टेम में दो जोन्स देखिए, उसके अंदर उन्होंने सेंट्रल एपिकल जोन देखा जो कि कुछ सेल्स में होता है और उनका जो आकार होता है, तो ट्यूनिका की जो और कोशिकाएं होती है उनसे केंद्रक और वैक्यूल्स में जो होते हैं इसके आकार में बड़े होते हैं ट्यूनिका की और कोशिकाओं के कंपेयर में। और इसको अगर हम अभिरंजित करते हैं तो ये जो अभिरंजन होता है इसके अंदर वो कम होता है। The second zone is that regions on the side of the apex between the initials and the leaf primordia, it which divides more frequently and among which perigonal divisions may occur close to the primordia. तो सेकंड जोन था ट्यूनिका का वो पाया गया जो अपेक्स है और जो जहाँ लीफ प्राइमोडिया का इनिशियल होता है वहां से बीच का हिस्सा है जहां पर कि पेरिक्लिनल डिविजन्स देखे गए और ये क्लोज होता है प्राइमोडिया के। और ये जो हिस्सा होता है ये बहुत ही तेज गति से इनके अंदर कोशिकाओं का विभाजन होता है। अब इन जो एंजियोस्पर्म के जो इसके हिसाब से कॉर्पस में भी दो हिस्से देखे गए। जो साइटोहिस्टोलॉजी में जो पहला है वो है द यूजुअल एंजियोस्पर्म टाइप in which three main zones can be distinguished in the corpus। ये जो तीन कॉर्पस में जो तीन हिस्से देखे गए वह जोन ऑफ द सेंट्रल मदर सेल which represent the corpus initial located below the apical portion। तो ये जो सेंट्रल मदर सेल है ये जो एपिकल पोर्शन है नीचे स्थित होता है और इसको कॉर्पस का जो आरंभिक कोशिकाएं है वो जोन इसमें माना गया सेंट्रल मदर जोन को। और बिलो द ट्यूनिका इनिशियल इसके अंदर और जो और हिस्से पाए गए वो है द रिब मेरिस्टम एंड द पेरिफेरल मेरिस्टम। तो रिब मेरिस्टम उसके जस्ट सेंटर मदर सेल के नीचे पाया गया और उसके साइड में जो पेरिफेरल मेरिस्टम हिस्सा पाया गया। तो सेकंड टाइप का जो कॉर्पस है वो ओपेंशिया टाइप है इन विच द addition to the above zones a cambium like transition zone can be distinguished। This zone which is cup shaped found between the central mother cells and the rib and peripheral meristem। जो ओपेंशिया टाइप है उसके अंदर कैम्बियम लाइक ट्रांजिशन जोन पाया गया जो कप शेप्ड होता है बिटवीन द सेंट्रल मदर सेल एंड द रिब एंड द पेरिफेरल मेरिस्टम। फिलिप्स ने कहा कि ये जोन टेम्पररी होता है और ये कुछ समय के बाद अपने आप विलुप्त हो जाता है। तो ये देखिए ये है जो अपना है एंजियोस्पर्म सेंट्रल मदर सेल्स है, रिब मेरिस्टम, फ्लैंक मेरिस्टम। तो ये जो ओपेंशिया टाइप वाला है कॉर्पस और ये जो है वो है सिंपल जो हम एंजियोस्पर्म टाइप है वो है सेमी एंजियोस्पर्म अकॉर्डिंग टू साइटोहिस्टोलॉजिकल जोनेशन। थैंक यू।